Good morning, dear student. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, The Age of Machine. After going through the chapter, you will learn the following topics. जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. From stones to metal, invention of steam engine, industrial revolution. Clear? Okay, warm up. Before reading the lesson, try to imagine how tough it must have been to live in ancient times. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इमेजिन कीजिए एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में रहने पे लाइफ कितनी टफ होती थी जब किसी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इंसान खुद चीज़ों को बनाता था और उसे यूज़ करता था. मैन हैज़ मेड अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड. मैन ने बहुत ही चमत्कारिक प्रोग्रेस किए हैं सभी फील्ड में. हिज क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर हैज़ मेड हिज लाइफ बेटर एंड लेड टू अ ग्रेट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. उस समय के जो इंसान थे उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, कुछ नया करने की जो स्पिरिट थी, उसने उसकी लाइफ को बेटर बनाया और बहुत सारे डिस्कवरीज किए, बहुत सारे इन्वेंशंस किए. फ्रॉम स्टोन टू मेटल्स, धातु पत्थरों से धातु की ओर. इन एंशिएंट टाइम्स मैन मेड टूल्स एंड यूज देम टू सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉर हंटिंग. पुराने टाइम में इंसान टूल्स बनाता था और उससे एनिमल्स से अपने आप को बचाता था और एनिमल्स की हंटिंग करता था. These tools were made of animals' bones, woods and stones. ये जो टूल्स बनते थे वो जानवरों की हड्डियों, बोन से, लकड़ियों से और स्टोन से बनते थे. Since most were stone tools, this period is known as the Stone Age. चूँकि उस समय जो मैक्सिमम टूल्स थे वो स्टोन से बनते थे, इसलिए उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोलते हैं. क्लियर? Slowly he refined his tools and made them sharp and pointed. धीरे धीरे वो उन टूल्स को रिफाइन करता गया, अच्छा करता गया और उन्हें बहुत ही शार्प बनाता गया. क्लियर? Later he discovered metal accidentally. तभी कुछ समय बाद बहुत ही एक्सीडेंटली, अचानक ही उसने मेटल का डिस्कवरी कर लिया, मतलब मेटल को खोज लिया. विच चेंज हिज लाइफ स्टाइल. जो जब मेटल से उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो गई. द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर. पहला मेटल जो मैन के द्वारा यूज किया गया था उसे हम क्या, कौन सा वो मेटल था बेटा? कॉपर था. कौन सा मेटल था? कॉपर. दिस एज इज कॉल्ड द कॉपर एज. इसलिए इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? कॉपर एज बोलते हैं. क्लियर? फर्स्ट एज क्या थी? स्टोन एज. देन क्या थी? कॉपर एज. देन ही बिगन टू मेक टूल्स बाय मिक्सिंग टू मेटल्स, कॉपर एंड टिन. फिर वो टूल्स बनाना स्टार्ट किया किससे? टू मेटल्स को मिलाकर, जो कि थे कॉपर और टिन, विच प्रोड्यूस्ड अ न्यू मेटल कॉल्ड ब्रोंज. जब हम कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो एक नया मेटल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंज. क्लियर? ब्रोंज टूल्स एंड वेपन्स वेयर शार्पर, हार्डर एंड मोर इफिशिएंट. जो ब्रोंज के टूल्स होते थे बेटा वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते थे, हार्ड होते थे, मजबूत होते थे और इफिशिएंट होते थे. दिस एज वॉज कॉल्ड द ब्रोंज एज. इसलिए इस टाइम को क्या कहा गया? ब्रोंज एज कहा गया. देन ही डिस्कवर्ड आयरन. उसके बाद मनुष्य ने क्या खोजा? आयरन, लोहा. अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल. बहुत ही कड़ा और मजबूत मेटल. टूल्स मेड ऑफ आयरन वर वेरी यूजफुल. जो आयरन से टूल्स बनने लगे वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गए. दिस एज इज द आयरन एज. अब इस एज को क्या कहा गया? आयरन एज. बाय दिस टाइम ही हैड लर्नड एग्रीकल्चर विच गेव हिम स्टेबिलिटी एंड न्यू ऑक्यूपेशन लाइक कारपेंटिंग, फार्मिंग एंड वेविंग एक्सेट्रा. जब ये आयरन एज चल रहा था उसी समय जो वहाँ के लोग थे, मतलब जो पुराने टाइम के लोग थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को जान लिया था, एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, खेती करना. तो उससे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई और उन्हें नए नए ऑक्यूपेशन मिले जैसे कारपेंटिंग, फार्मिंग, वेविंग एक्सेट्रा. क्लियर? नाउ invention of steam engine. All such occupation needed new tools and machines as all the tools of the time were hand operated tools. अब जब हम आयरन एज में आ गए थे तो जो हमारे टूल्स थे वो भी, अब हमें नए नए टूल्स चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए. भाई जब हम चीज़ें बढ़ाएंगे तो हमें नई नई चीज़ें चाहिए. तो जो था, और जो उस समय के सारे टूल्स थे वो सारे क्या थे? हैंड ऑपरेटेड, मतलब हाथ से चलाने वाले थे. इन 1769 जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. 1769 में जेम्स वॉट ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया? स्टीम इंजन का. अ सिंपल वाटर पंप टू पंप आउट वाटर. एक वाटर पंप बनाया जो कि वाटर को पंप आउट करता है. दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा. इसी से ये किस चीज़ का निशान था? ये था एक न्यू एरा के बिगनिंग का. क्लियर? ओके. नाउ लुक एट द सेकेंड पेज. This pump were used to take out
द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड कोल माइंस। ये जो था, ये जो क्या, बहुत ज़्यादा जो कोल माइंस थे वहाँ से जो वाटर था उसको बाहर निकालने का काम करता था। इट्स पावर वॉज ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट मशीन्स विच मेड द वर्क ईजियर। इसके अंदर और कौन सी, तो कि बहुत सारी मशीनों में यूज होता था जिससे वर्क बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। दिस बूस्टेड द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज विच लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता था वो बूस्ट हो गया, वो बढ़ गया, जिससे एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आगाज हो गया, शुरुआत हो गया। क्लियर? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, the period in 18th and 19th century during which agriculture and rural society of Europe and America become industrial and urban is called industrial revolution. Clear? 18th and 19th century में जब agriculture और rural society of Europe and America become industrial and urban, वो क्या हुआ, industrial और urban हो गया। क्लियर? तो वो क्या हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द मशीन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मशीन से क्या बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया। रिड्यूस्ड कॉस्ट, उसकी जो लागत लगती थी वो कम हो गया। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, और जो सामान जो बनकर तैयार होता है बेटा, जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार, उसे हम गुड्स बोलते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ गई। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, और फैक्ट्री सिस्टम का फाउंडेशन हो गया, मतलब उसकी नींव रखा गई फैक्ट्री सिस्टम की। दिस गेव राइज टू इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज, जो इंडस्ट्रियल टाउन एंड सिटीज थी उससे उसमें उछाल मिल गया, उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बिग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैविंग बिग मशीन, जो बिग फैक्ट्री और इंडस्ट्री उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी। प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती थी। अर्लियर स्टीम सप्लाइड एनर्जी टू दीज मशीन, और फिर क्या हुआ, उसमें स्टीम सप्लाई होने, स्टीम एनर्जी उसमें यूज होने लगी। नाउ अडेज मशीन रन विथ इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल। अब इस टाइम क्या होता है, मशीन जो है वो किससे रन होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल से हमारी मशीनें चल, लेकिन उस टाइम पे वो किससे होती थी, स्टीम की एनर्जी जो थी उससे चलती थी। फर्स्ट वन इज कोल। द फर्स्ट फ्यूल टू रन मशीन वॉज कोल। सबसे पहला जो फ्यूल यूज किया गया मशीन को चलाने के लिए वो क्या था, कोल। कोल मीन्स कोयला। बट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कोल लेड टू कोल माइंस बिकम डीपर, लेकिन जैसे जैसे कोल की खपत बढ़ने लगी, वो जो कोल माइंस थे वो गहरे, मतलब वो खत्म होते चले जा रहे थे। सिंस कोल डिपॉजिट्स आर लिमिटेड, अब क्या हुआ, कोल डिपॉजिट लिमिटेड हो गए। मैन हैज टू लुक फॉर अदर अल्टरनेटिव्स टू रन मशीन्स, अब चूंकि कोल माइंस तो क्या है, वो लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज, तो अब मैन को क्या हुआ, दूसरा कुछ और सोचना पड़ गया कि अब हम मशीन्स को अपने कैसे चलाएं, उसका कुछ अल्टरनेटिव्स खोजना था। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। Petroleum is drilled from under the surface of the earth and then refined to give different dye. पेट्रोलियम क्या था, वो जमीन से ड्रिल करके निकाला जाता है, फिर उसे रिफाइन करके, तो जब हम पेट्रोलियम को ड्रिल करके मशीन में से निकालते हैं बेटा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सच एज कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उससे बनती हैं। क्लियर? गोटलीब डैमलर, अ जर्मन साइंटिस्ट, invented an engine in 1885 that could run on petrol. ये जो गोटलीब डैमलर थे, उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो कि पेट्रोल पे चलता था। कब इन्होंने ये इन्वेंशन किया था, 1885 में। टुडे पेट्रोल इज वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, अब जो पेट्रोल है वो बहुत सारे व्हीकल्स में यूज होता है। डीजल, अनदर बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज नेम्ड आफ्टर रुडोल्फ डीजल, who invented an engine in the 1890s that could be run on diesel. ये जो रुडोल्फ डीजल थे, उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा इंजन बनाया 1890 में जो कि किस पे चलता था बेटा, डीजल से चलता था। इट इज यूज्ड इन सेवरल इंजन लाइक रेलवे इंजन, पंप, जनरेटर, ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा, जो कि किस में चलता था, ये जो डीजल इंजन था, रेलवे के इंजन मतलब ट्रेन में, फिर पंप्स, जनरेटर, ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा। क्लियर? Next one is electricity. Electricity is the most important source of energy by which a large number of machines are run. Electricity जो है वो सबसे बड़ा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है एनर्जी का, जिससे बहुत सारी मशीनें चलती हैं। It is produced by burning oil, gas, coal और by the force of falling water. ये कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, वो ऑयल से बनती है, गैस, कोल और बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, इन सभी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मैनी बिग डैम्स आर
कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स। बिजली बनाने के लिए बहुत सारे डैम बनाए गए हैं रिवर्स पे। क्लियर? वाटर इज स्टोर इन दीज डैम्स विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन डैम्स पे क्या होता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो बिजली की जो डिस्कवरी हुई, जो खोज हुई, उसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Once a man in Holland developed a popular toy called Leyden. एक बार की बात है, लेडन जार, एक बार की बात है, एक हॉलैंड में एक डेवलप्ड अ पॉपुलर टॉय। हॉलैंड में एक इंसान ने एक बहुत ही अच्छा टॉय बनाया था, बहुत ही ज़्यादा वो फेमस हुआ था, जिसका नाम था लेडन जार। क्या नाम था बेटा? लेडन जार। इट हैड 2 वायर्स, उसमें 2 वायर्स लगे थे, वन इनसाइड द जार एंड द अदर आउटसाइड। एक जार के अंदर था, एक जार के बाहर था। When the 2 wires were touched, a small spark with a mild shock was produced. जब वो दोनों वायर टच होते थे तो एक छोटा सा शॉक और एक छोटी सी बिजली उसमें से चमकती, मतलब होता है ना, चिंगारी निकलती है, वही होती थी। हियरिंग ऑफ दिस, इसे सुनने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन 1752। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने को डिसाइड किया। क्लियर? He made a paper kite and tied it to a strong silk thread. उन्होंने एक पेपर काइट बनाया और जिसे किससे बांधा? स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड, मजबूत सिल्क के धागे से बांध दिया। He attached a piece of wire to the kite and a piece of metal at the other end of the thread. उन्होंने काइट में एक क्या किया, एक वायर लगा दिया और एक दूसरा एक मेटल लगा दिया वो थ्रेड के अंत में। He flew the kite on a cloudy day. उन्होंने क्लाउडी डे में उस काइट को उड़ाया। When there was flush of lighting, जब उस पर लाइट की फ्लश पड़ती थी, he touched the metal key at his end and received a shock. फिर जब वो धागा जो पकड़े थे उसमें जब वो मेटल को धागे से टच करते थे तो एक हल्का सा शॉक लगता था। He found that this was a form of electricity. तो उन्होंने उसको कैसे, एक वो इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने एक इसको घोषणा, और उसी से ये इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन हुआ। इन 1800, जब 18वीं टाइम में Alessandro Volta, an Italian scientist, developed the first battery which could produce a small amount of electricity. ये जो वोल्टा थे, इन्होंने एक बैटरी, ये इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक छोटी सी बैटरी का प्रोड्यूस किया, निर्माण किया। इट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ जनरेटर विच कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये किस है? इससे जनरेटर का आविष्कार, जनरेटर जो आप देखते हैं ना, उसका आविष्कार इसी से हुआ था। ऑल दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एग्जॉटिबल। ये जो सारे अभी तक सोर्सेज थे वो क्या थे? वो एग्जॉटिबल थे। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग एट फाइंडिंग आउट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सारे साइंटिस्ट थे वो एक इसका अल्टरनेटिव खोजना चाहते, इस एनर्जी का एक अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश में लगे हुए थे। Other sources of energy. Some natural sources cannot be exhausted and can be used forever. कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जो लिमिटेड नहीं है। क्लियर? exhausted means limited, वो हमेशा रहते हैं। These sources of energy are solar energy, wind energy, गोबर गैस, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। वो कौन कौन सी एनर्जी है बेटा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, गोबर गैस, जियोथर्मल, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? ये सब फॉरएवर यूज कर सकते हैं, ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। These sources do not pollute the environment. और ये सारे जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करते हैं, मतलब उसको प्रदूषित भी नहीं करते हैं। सोलर एनर्जी यूज टू रन व्हीकल्स एंड ऑपरेट कुकर, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा। ये जो सोलर एनर्जी है वो बहुत सारी गाड़ियों में भी आजकल यूज होती है, रन व्हीकल्स एंड ऑपरेटेड कुकर्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा। गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैटल डंग एंड इज यूज्ड एज लो कॉस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जो गोबर गैस होती है वो कैटल के डंग से बनती है और क्या होता है, वो लो कॉस्ट है, मतलब उसका कॉस्ट बहुत ही कम आता है कुकिंग और हीटिंग में। क्लियर? ओके। बिसाइड दीज सोर्सेज, इन सभी सोर्सेज के अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, अ न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज टू रन व्हीकल्स विच इमिट्स ऑलमोस्ट नो पॉल्यूटेंट्स। जो क्या होता है, ये जो CNG होती है वो बहुत कम ही प्रदूषित करती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती है। ये भी हमारी एक वो क्या है, मतलब सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे आप कह सकते हैं। आवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट। ये जो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है। हैंस इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू यूटिलाइज ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी केयरफुली एंड टू बी
to be on the lookout for new ones. तो अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने सोर्सेज का बहुत ही ध्यान से उसका यूज़ करें और उसके न्यू अल्टरनेटिव्स के बारे में हमेशा ध्यान देते रहें. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. ओके, हैव अ नाइस डे.